नमस्कार सर, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आर्थिक आज़ादी सबके जीवन में होना चाहिए, इसलिए मैं अपनी जानकारियां आप तक लाता रहता हूं। आज बात करने वाले हैं हम कि भाई सब बताते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसे जमा करो, SIP के मोड में करो, लमसम मोड में करो और उसके बाद उसको रिडीम कर लो या फिर पेंशन लेना शुरू कर दो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब के साथ साथ टैक्स भी तो लगता है। पता चला कि टैक्स ही बहुत सारा हो जाता है। अब इसको कैसे मैनेज करना चाहिए, इसके लिए कौन सी रणनीति अपनाना चाहिए, चलिए हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सारे सवालों का जवाब दे पाऊँ, मगर सबके सवालों के जवाब अगर मैं वीडियो में नहीं दे पाता, लेकिन आपके कमेंट के नीचे रिप्लाई ज़रूर करता हूं। अगर किसी के कमेंट के रिप्लाई ना दे पाऊं तो कृपया दोबारा कमेंट कर दीजिए। बहुत सारे कमेंट में ऐसी गलतियां मुझसे हो सकती है, जिसके लिए मुझे क्षमा करें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मैंने SBI के म्यूचुअल फंड के बारे में बताया था कि आप वहां पर SIP मोड में SIP करें या एक साथ पैसा जमा कर रहे हैं तो बात अलग है। अगर आपने SIP मोड में किसी स्मॉल कैप मिड कैप फंड में अपना पैसा जमा किया और कुछ समय बाद, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया, 83 लाख रुपए हो गए आपके या 1 करोड़ रुपया हो गया। अब उस 1 करोड़ रुपए को अक्सर ये कहा जाता है कि भैया वहाँ से निकाल करके, वहाँ से रिडीम करके आप क्या करो, हाइब्रिड फंड में चले जाओ, बैलेंस एडवांटेज फंड में चले जाओ। क्यों चले जाओ भाई? वहाँ टैक्स भी तो लगेगा। अगर लगता है तो कितना लगता है, कैसा लगता है, दोनों में क्या फ़र्क होता है, क्या करना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन याद रखें कि मैं जो भी कहता हूँ, जो भी म्यूचुअल फंड बताता हूँ, वो सिर्फ मेरे अपने विचार होते हैं। आप अपने हिसाब से खरीदें, अपने हिसाब से बेचें, अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं कि मैं ऐसा क्यों कहता हूँ। देखिए, पिछले एक कमेंट में मेरे पास आया है अमान सिंह सर का, अमान सिंह तोमर। ये लिखते हैं स्मॉल कैप से हाइब्रिड फंड में STP करने, STP की जगह SWP होगा, ये शायद लिखने में गलती हो गई, SWP, STP नहीं, SWP पर एग्जिट लोड भी तो लगेगा एंड LTCG भी तो लगेगा, उसका भी तो बताओ सर लोगों को। ये सर का बहुत अच्छा कमेंट है, इसलिए मुझको इस टॉपिक पे वीडियो बनाना जरूरी लगा। धन्यवाद तोमर जी। देखिए, ये बात सच है कि जब आपने पैसा जमा कर दिया कहाँ पे, किसी स्मॉल कैप मिड कैप या किसी और फंड में, उसके बाद मैं ये कहा, मैं पिछले वीडियो में कहा था मैंने कि आप इस पैसे को किसी हाइब्रिड फंड में ट्रांसफ़र कर दीजिए और यहाँ से आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के जगह इस तरह से हर महीने पेंशन लेते रहिए। SWP प्लान चालू करके हर महीने पेंशन लेते रहें। लेकिन अब हमने पैसा तो यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, अब यहाँ पर हमारा मान लेते हैं, पिछले वीडियो में 83 लाख रुपए का था, उसी को लेके चलते हैं। 83 लाख रुपए आपके यहाँ पर कॉर्पस तैयार हो गया। अब 83 लाख को हाइब्रिड फंड में, बैलेंस एडवांटेज फंड में जब आप ट्रांसफ़र करेंगे इतना बड़ा अमाउंट, तो वहाँ पर जहाँ तक एग्जिट लोड की बात है तो एग्जिट लोड तो नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा? अधिकतर म्यूचुअल फंड एग्जिट लोड उनका जो रहता है 1 साल के अंदर में रहता है। तो आप जो लास्ट वाली SIP आपकी जा रही ना 1 साल वाली, उसको जो है आप थोड़ा थोड़ा करके ही वहाँ करें। और रही बात लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी आपको देना पड़ेगा। उसके बारे में लोगों को बताने के लिए कह रहे हैं सर, और मुझे भी लगता है ये बताना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, पिछले वीडियो में जो बताया था, SBI के इस म्यूचुअल फंड में आपने पैसे जमा किए और 30 लाख रुपए आपके जमा हुए थे, और इस 30 लाख रुपए जो जमा हुए, इसमें जो रिटर्न मिला, टोटल वैल्यू हो गई थी 82,96,000। ठीक है, अब ये 82,96,000 रुपए जमा हो गए थे। अब इस जमा होने पर हमने क्या किया, उससे हमने यहाँ पर 83 लाख रुपए को एक साथ जमा कर दिया। मैंने कहा था हाइब्रिड फंड में कर दीजिए या बैलेंस एडवांटेज फंड में।
ठीक है, आपने कर दिया 83 लाख रुपया और हर महीने 60,000 रुपये की पेंशन लेते गए। लेकिन आपने ये 83 लाख रुपया यहाँ से रिडीम किया ना, तो भाई यहाँ पर आपको टैक्स तो देना पड़ेगा, टैक्स यहाँ भी देना पड़ेगा, टैक्स से आप बच नहीं सकते। लेकिन कैसे करें वो बताऊंगा। अब उसके बाद 60,000 रुपये हर महीना लिए, जब तक लिए उसमें से 63 लाख रुपए आप ले चुके कई सालों में। उसके बाद भी आपके कॉर्पस की वैल्यू बची हुई थी कितनी, 1,19,01,765 रुपये, यही था। अब मगर मैं कहता हूँ इस फंड को स्मॉल कैप से हाइब्रिड फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड में लेकर जाना चाहिए या नहीं, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, टैक्स की बात कर लें तो LTCG टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये जो होता है 12.5% का टैक्स लगता है सर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5%। अब ये काय के लिए है, इक्विटी के लिए, इक्विटी वाले जो म्यूचुअल फंड होते हैं वहाँ के लिए 12.5% है। अब इसके बाद आप क्या करते हैं, आपने वहाँ पर इक्विटी से पैसा रिडीम किया, हाइब्रिड फंड में लगा दिया, बैलेंस एडवांटेज फंड में लगा दिया या फिर डेट फंड में लगा दिया। तो पहली बात तो हम ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा किसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दो बातें हो सकती है। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आप चाहें तो वहीं रहने दें। पिछले वीडियो में भी मैंने ये कहा था कि आप चाहें तो वहीं रहने दें या फिर ऐसा ट्रांसफ़र कर लें। क्यों कहा था कि देखिए, जब हम SIP करते करते हमने एक अमाउंट, एक कॉर्पस तैयार कर लिया, उसके बाद क्या हुआ, हमारी उम्र बढ़ गई, 60 साल, 65 साल, 70 साल हो गई मान लीजिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि इक्विटी में ज़्यादा रिस्क होता है, तो ये रिटर्न भी ज़्यादा होता है लेकिन रिस्क भी ज़्यादा होता है, तो मार्केट की वॉलेटिलिटी चलती रहती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपकी उम्र इतनी हो गई है तो आप चाहें तो हाइब्रिड फंड में कर लें, बैलेंस में कर लें, डेट में ट्रांसफ़र कर लें। इससे क्या होगा, यहाँ पे वॉलेटिलिटी कम होती है, ये फंड कम गिरते हैं, एक लगभग 6-7%, 8% का रिटर्न तो यहाँ पर मिलने की उम्मीद रहती है, गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं इससे ये होगा कि हम की मार्केट की वॉलेटिलिटी जो है ना, उससे हमको कोई डर नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको डर नहीं लगता, पहली बात तो ना भी करे तो कोई दिक्कत नहीं। अरे 1 करोड़ रुपया जमा हो गया आपका, 83 लाख जमा हो गया आपका, थोड़ा बहुत मार्केट गिरेगा 10%, 15%, 20%, ये तो सोच के रखिए कि 20%, 15% मार्केट को कभी भी धड़ाम से नीचे गिर जाएगा और मार्केट उसको लेके चला जाएगा, मगर फिर कवर हो जाएगा। अगर आप इसको झेल सकते हैं तो आप ट्रांसफ़र ना करें, स्विच ना करें, जिस फंड में आपने SIP की है वहीं से SWP प्लान चालू कर सकते हैं। लेकिन अगर करते हैं तो क्या होगा, अगर करते हैं तो क्या होगा, मान लीजिए आपने वहाँ SIP की थी, उसकी वैल्यू थी 83 लाख रुपए। टैक्स पर बात करना बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि टैक्स मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। अब 83 लाख रुपए की वैल्यू हुई थी, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 30 लाख रुपया। अब इसमें से 30 लाख को हम घटा देते हैं तो आपका टोटल प्रॉफिट जो गेन होता है वो 53 लाख रुपए का। अब इस 53 लाख रुपए पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। अब पर इसमें क्या है, अभी की स्थिति में 1,25,000 रुपए की छूट भी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से कि आप यहाँ पे ये छूट ले सकते हैं। तो इसमें से आप 1,25,000 रुपये को आप माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, तो आप कितना बचा, 51,75,000 रुपये। इस 51,75,000 पर आपको LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% की दर से देना होगा, जो कितना निकलेगा, 6,46,875 रुपये। इतना टैक्स आपको देना पड़ेगा। 53 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट हुआ, इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। अब टैक्स तो देना पड़ेगा, लेकिन हमको करना क्या चाहिए, ये सवाल है ना। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये कि आप अगर किसी दूसरे म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड से हाइब्रिड डेट फंड में जाते हैं, अगर ना जाए तो भी कोई खास फर्क पड़ेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन अगर आपको डर लगता है, आप सेफर खेलना चाहते हैं, तो आपको मैं कहूँगा कि आप हाइब्रिड डेट फंड में चले जाएं, क्योंकि मार्केट का कभी कोई भरोसा
रहता नहीं, वो कम ज़्यादा होता रहता है। तो हम रिस्क कम लेना चाहते हैं तो वहाँ चले गए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक साथ सारा पैसा वहाँ पर ट्रांसफ़र ना करें। जैसे वहाँ कितना हो गया था, 83 लाख रुपया। अब ये 83 लाख रुपए को एक साथ ट्रांसफ़र ना करें। हर साल हमको छूट कितने की है, 1,25,000 रुपये की। अब ये 1,25,000 की जो छूट हमारे पास है, तो हम क्या करें, थोड़ा थोड़ा करके, जैसे हमारे 83 लाख है तो पहले साल में लगभग 20-30 लाख कर दिए, तो उसके बाद में थोड़ा सा और कर दिए, अगले साल कुछ और कर दिए। इस तरह करके आप चाहें तो यहाँ से पैसा स्विच करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। आप अगर हाइब्रिड फंड में आते हैं, इक्विटी से हाइब्रिड में, तो हो सकता है आपका टैक्स भी कम हो जाएगा, क्योंकि हर साल आपको ये 1,25,000 की छूट मिलेगी। आप जैसे पूरा टैक्स यहाँ बना था लगभग 6.5 लाख रुपया। अब अगर आपने 83 लाख में से मान लीजिए पहली बार में सिर्फ 20 लाख रुपए ही वहाँ पर स्विच किया हाइब्रिड या डेट फंड में, तो 20 लाख में से हो सकता है कि आपका टैक्स बन गया कितना, मान लेता हूँ मैं 1.5 लाख रुपया। तो 1.5 लाख में से 1,25,000 तो छूट है आपकी, तो टैक्स कितने पर देना पड़ेगा, सिर्फ 25%, 25,000 पर। जी हाँ, कितने पे, 25,000 पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए 20 लाख रुपए आपने स्विच किया या रिडीम किया, आप रिडीम करें या स्विच करें, टैक्स लायबिलिटी तो बनती है। इस 20 लाख में से 1.5 लाख रुपया प्रॉफिट था, जितना भी होगा, मैं एक अनुमान बता रहा हूँ, थोड़ा देख लीजिएगा, टैक्स थोड़ा बहुत लग सकता है। तो आप जब पैसे जमा करते हैं, और मैं मान लो तो चलो भाई इसको भी छोड़ो, लोग बोलेंगे इतना कम कैसे, तो ठीक है 20 लाख में से मान लेता हूँ 15 लाख रुपए आपका प्रॉफिट था। अब 15 लाख रुपए आपका प्रॉफिट था, इसमें से जो भी आपकी टैक्स की लायबिलिटी बनेगी उसमें से 1,25,000 रुपये की छूट तो आपको हर साल मिलेगी। तो इस तरह करके भी आप अपने पैसे को थोड़ा थोड़ा करके स्विच कर ले सकते हैं इक्विटी फंड से हाइब्रिड बैलेंस एडवांटेज फंड में। तो आपकी टैक्स की जिम्मेदारी थोड़ी सी कम जरूर हो जाएगी, लेकिन करना है या नहीं करना है वो आपका अपना निर्णय है। बाकी दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको डर नहीं लगता तो वहीं पे पड़े रहने दीजिए, वहीं से आप पेंशन लेना शुरू कर दीजिए। लेकिन थोड़ा बहुत डर लगता है तो चले जाइए सेफर हाइब्रिड बैलेंस एडवांटेज फंड में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अक्सर क्या होता है, देखिए अधिकतर लोग वीडियो पूरा नहीं देखते, और साथ साथ जो कमेंट वाला होता है ना, जहाँ पर मैं लोगों के कमेंट के जवाब देता हूँ, मुझे लगता है कि उसको ज़्यादा देखना चाहिए। क्योंकि हो सकता है आपके मन में कोई 2 सवाल आए, 5 सवाल आए, लेकिन यहाँ पर इतने सारे लोग, 10-10 हज़ार लोग, 12,000 लोग, 5,000 लोग वीडियो देखते हैं, और जब वो सवाल भेजते हैं तो सोचिए कितने सवाल हो जाते हैं। तो बहुत सारे सवाल जो होते हैं ना, उसके उत्तर हमारे सबको मिल जाते हैं। इसलिए मैं कमेंट वाले वीडियो को ज़्यादा देखना पसंद करता हूं और कोशिश करता हूं कि आप लोग भी उसको देखते रहें। तो मैं बताना यह चाह रहा था कि आप किसी तरह से भी म्यूचुअल फंड में पेंशन प्लान चालू कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। टैक्स यार 83 लाख रुपए में से 53 लाख रुपए आपने कमाया, 6 लाख रुपए टैक्स दे रहे हैं, उसमें भी आपको मैं कह रहा हूँ ना कि आप 4-5 साल में ट्रांसफ़र कर दो ना भाई, 4-5 साल में ट्रांसफ़र कर दो चाहो तो भी टैक्स बच सकता है। लेकिन आपको ये नहीं करना है, आपको मार्केट से डर नहीं लगता, तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसी फंड से चालू कर दो। सोच के बैठो कि 10% 15% तो मार्केट को देना है। चलिए, आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा। आपके सवालों पर मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करता हूं। अगर आपके ऐसे कोई सवाल आते हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। लेकिन हाँ, हो जाता है बहुत सारे कमेंट आते हैं तो सबके कमेंट मैं वीडियो में नहीं ले पाता, मगर आज मैं कुछ कमेंट ये ले रहा हूं। देखिए, पहला कमेंट है मेरे पास महेश सिंह सर जी का। ये लिखते हैं, सर हमारा डेली SIP है एक्सिस निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स फंड में और 400 रुपये पर डे निप्पॉन इंडिया में भी है इनका। देखिए ये बहुत अच्छा है, काहे में एक्सिस निफ्टी में किया है इन्होंने। ऐसा करते हैं सर, दोनों फंड अच्छे हैं आपके, कंटिन्यू करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आगे और लिखते हैं आप इक्वल विंग, ठीक है सर, सारे फंड अच्छे हैं आपके, करते रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
ये इक्वल वेट होगा। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। राजेश सर लिखते हैं, सर मार्केट तो लोगों का पैसा गायब कर रहा है, अब हिस्ट्री मत देखो, हालत खराब है, SWP रियल नहीं है। देखिए एक प्रकार से आप भी सही कह रहे हैं राजेश सर, लेकिन ऐसा नहीं है, इतना मार्केट कहीं नीचे नहीं जाएगा। दुनिया में अधिकतर जगह पर शेयर मार्केट से ही लोग पैसा बनाते हैं, बस थोड़ा सा हिम्मत, धैर्य और साहस होना चाहिए। मार्केट की गिरावट होगी, मैं कह रहा हूँ ना, आप तो ये सोच के चलिए कि मार्केट कभी भी आपके पोर्टफोलियो को 10, 15, 20% तक पैसा ले लेगा आपका। मगर मैं फिर भी कहूँगा, अगर आप म्यूचुअल फंड को जानते हैं तो बने रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बांकले आतिश सर लिखते हैं, सी बाला चंद्रन बोलते हैं, देयर इज नथिंग टू करेक्शन आफ्टर 15 ईयर्स इन डाउन वोलेटिलिटी मार्केट। 15 साल में करेक्शन जो हो रही है वो कोई मायने नहीं रखती। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो करेक्शन तो होते रहती है। देखिए माइनर करेक्शन भी होती है, मेजर भी होती है, अलग अलग प्रकार की करेक्शन मार्केट में आती है। टाइम करेक्शन भी होता है, प्राइस करेक्शन भी होता है, ये सब मार्केट का नियम है और मार्केट के लिए ये करेक्शन हेल्दी है। मार्केट का गिरना भी मार्केट के लिए हेल्दी माना जाता है। मार्केट की गिरावट से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। कमलेश मिश्रा सर लिखते हैं, मिश्रा जी मैं आपका वीडियो हमेशा देखता हूं, आप बहुत अच्छे समझाते हैं। अच्छा, मैं SBI से लमसम कराया हूं। ये कमेंट को सोच ध्यान से सुनिएगा। 2018 से थोड़ा थोड़ा जमा कर रहा हूं, मिड कैप, लार्ज कैप, इंडेक्स, कुल मिलाकर मेरे पोर्टफोलियो में 6 फंड है। क्या मेरा चुनाव सही है? मेरे पास 7 वर्ष का समय है, कितना अमाउंट बनेगा? अब देखिए कितना अमाउंट बनेगा ये मैं कैसे कह दूं, आपने आप कमेंट भी अधूरा लिखा है। एक तो कौन कौन से फंड है पूरा नाम भी नहीं लिखा है, और साथ में कितने रुपए की SIP चल रही है, कितना जमा कर रहे हैं, कुछ नहीं लिखा है। तो ये कितना अमाउंट बनेगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपने लिखा है SBI से। अब SBI से का मतलब क्या? से का मतलब ये हो सकता है कि आप बैंक गए और बैंक वाले ने आपको म्यूचुअल फंड थमा दिया। अब कौन सा फंड थमाया वो शायद आप नहीं समझ पाए। अब बैंक वाले क्या करेंगे, ब्रोकर क्या करेगा, वो आपको रेगुलर फंड थमाएंगे, रेगुलर वाले फंड में इन्वेस्ट कर देंगे। और मैं हमेशा से मना करता हूं कि रेगुलर फंड का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए मैं लोगों को सलाह देता हूं कि आप रेगुलर की बजाय डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करें। पर ठीक है, आपने कर दिया है तो समझ लीजिएगा। बाकी मैं किसी को भी रेगुलर फंड में इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देता, डायरेक्ट में इन्वेस्ट करने की सलाह देता हूं। और बैंक वाले कभी भी आपको डायरेक्ट प्लान नहीं देते। आप मांगेंगे तो हो सकता है कोई अच्छा बैंकर होगा तो आपको दे भी दे, बाकी वो आपको रेगुलर प्लान ही थमाएंगे। तो इसको देख लीजिएगा कमलेश मिश्रा सर। अगले कमेंट पे आते हैं, मनोहर खत्री सर ये लिखते हैं, मेरी एज 70 साल है, यदि मैं इस महीने से 83 लाख रुपए किसी बैलेंस फंड में लमसम जमा कर दूं और नेक्स्ट मंथ से 60,000 की SWP स्टार्ट कर दूं तो क्या यही फार्मूला काम करेगा? देखिए मनोहर लाल खत्री जी, बिल्कुल यही फार्मूला काम करेगा। लेकिन अगर आप, ये बिल्कुल ठीक है कि आपने 83 लाख रुपए आज जमा कर दीजिए, अगले महीने से 60,000 लेना शुरू कर दीजिए। लेकिन मैं क्या कहूँगा, इसकी बजाय आप मार्केट में उस पैसे को, पहले तो 83 लाख एक साथ जमा करना नहीं है, ये ध्यान रखिए। किसी भी म्यूचुअल फंड में इतना बड़ा अमाउंट एक साथ नहीं डालना है, चाहे वो डेट फंड ही क्यों ना हो, हाइब्रिड फंड ही क्यों ना हो। आपके पास 83 लाख रुपए हैं तो आप हर महीने में मान के चलो 10 लाख ऐसा करके 8 महीने 7 महीने में पूरा पैसा वहाँ ट्रांसफ़र कर दें और थोड़ा सा वेट करें। वेट इसलिए करें कि अगर आप तुरंत अगले महीने से ही पेंशन लेना शुरू कर देते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा कि आप अपने पैसे को लगभग 1 साल वहाँ पर छोड़ दीजिए उस फंड में। 1 साल बाद क्या होगा कि वो उसमें से जो आपका पैसा होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में काउंट होने लगेगा। इस तरह से आप
करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप करना, हाँ, पर एक बात और रखिए, किसी भी एक फंड में, किसी भी एक AMC के किसी भी एक फंड में इतना सारा पैसा एक साथ ना डालें, बल्कि कम से कम 2 फंड तो ज़रूर चुनें, अलग अलग AMC के, वहाँ पे पैसा लगाएं। यही फार्मूला काम करेगा। इस तरह से आप विड्रॉल करें। पिछला परफॉर्मेंस बताता है, जो मैंने आपको दिखाया, कि ऐसा ही होता है। 6% 7% का रिटर्न, कभी कभी ज़्यादा भी यहाँ पर मिलता ही है, और हम उतना पैसा ही यहाँ से निकाल रहे हैं। 6% पैसा ही हम विड्रॉल करने की सलाह देते हैं। तो खत्री जी, आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगले कमेंट पे आता हूँ, सूरज पाल सर। सर, मैं एक मुफ्त 10 लाख म्यूचुअल फंड में कौन सी स्कीम सही रहेगी? देखिए, 10 लाख रुपए आपको जमा करना है एक साथ। तो मैं ये कहूँगा, अगर आपके, क्योंकि आपने लिखा नहीं है, अगर आपका पहले से पोर्टफोलियो है, आपका पहले से इन्वेस्टमेंट है किसी म्यूचुअल फंड में, आपने नाम नहीं लिखा है, तो मैं ये कहूँगा कि उसी फंड में थोड़ा थोड़ा पैसा करके सब में डाल दीजिए। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो पहले से नहीं है, तो मेरे पिछला, इसके जो जस्ट पिछला वाला वीडियो है उसमें देख लीजिएगा। वहाँ पर मैंने बताया है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड में थोड़ा थोड़ा पैसा करके डाल देना चाहिए। लेकिन इस वक्त मार्केट की स्थिति जिस तरह चल रही है, एक साथ सारा पैसा किसी भी म्यूचुअल फंड में ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के जरिए, STP के जरिए, ट्रांसफ़र प्लान या वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा थोड़ा पैसा डाल दें। मगर मैं इसका जवाब पूरी तरह से इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ कि कमेंट में आपकी उम्र नहीं लिखी है, आपने ये भी नहीं लिखा है कि आप पहले से आपके पास पोर्टफोलियो है या नहीं है, आपने ये भी नहीं लिखा है कि आप मार्केट को कितना टाइम देंगे, ये पैसा आप कितने सालों के लिए मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पूरा कमेंट लिखिएगा, तो सूरजपाल सर मैं कुछ जवाब देने की कोशिश करूँगा। अब अगला कमेंट है अब्दुल करीम सर का। सर जी, मेरी एज 31 साल है, आपकी उम्र 31 साल है, महीने का 2500 2500 रुपये की SIP करना चाहता हूं, कौन सा फंड सही रहेगा? देखिए अब्दुल करीम सर, इसके पहले एक वीडियो बनाया है मैंने, गरीब हो तो मुझे घूर घूर का मत देखो, उसका जो थंबनेल है, शायद मेरे ख्याल से इसके पहले 1-2 दिन पहले ही डला हुआ है वो वीडियो, गरीब हो तो मुझे घूर घूर कर मत देखो। उस वीडियो को आप जाकर देख ले, वहाँ पर मैंने अच्छे से बताया हुआ है कि आपको कौन से फंड लेना है। आप वहाँ पर जाकर के विजिट करें, उस वीडियो को देखें, आपको सब जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, आज के लिए इतना ही। मगर आपके मन में म्यूचुअल फंड को लेकर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।